सारी दुनिया ने, तमाम आलमी ताकतों ने, जैसे पाकिस्तान, टर्किया और जितने भी अरब कंट्रीज़ हैं, उन्होंने भी इसका वेलकम किया है, इस यानी सीज़ फायर के मंसूबे का। बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप होगा इवन हमास के ऊपर भी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अब आपने देखा है कि ना सिर्फ पाकिस्तान, कतर, टर्की, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, दीगर और ऐसे ममालिक हैं, मुस्लिम ममालिक जो हैं, उनका एक इन्फ्लुएंस है कि वो अब नेगोशिएशन टेबल पे आई थिंक हमास की भी थोड़ी सी ओपननेस यहाँ आनी चाहिए। ठीक है, आप इसराइल के साथ या अमेरिका के साथ नेगोशिएट करने के हक में नहीं थे। पूरे हिंदुस्तान में एक फैशन बन चुका है कि जहाँ कभी कोई बुरा काम होता है वहाँ पे मुस्लिम्स को एनकाउंटर करो। जी बिल्कुल, मैं ज़रूर ये कहूँगी, देखें एक मुल्क का बयानिया बनाने में ना बड़ा एक रोल होता है मीडिया का। सो जो इनका आपको पता है कि बॉलीवुड एक मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है। वहाँ भी अगर हम देखें कि किसी भी अगर मुसलमान या पाकिस्तानी की बात हो तो वो जो आतंकवादी का वर्ड होता है ना जी, वो हमेशा इस तरह का वो दिखा देते हैं कि वो पाकिस्तानी होगा, और अगर कोई भी एक इंस्पेक्टर खान होगा जो कि मुसलमान होगा लेकिन वो हिंदुस्तानी होगा। कोई इस मसला फ़लस्तीन पर कोई अमेरिका के साथ कोई बैकडोर पॉलिसी पे अमल कर रहा है। पीस इन द मिडिल ईस्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितनी स्ट्रेटेजिक डील्स हैं बिटवीन द वेस्ट एंड बिटवीन द मिडिल ईस्ट, वो हम KSA की बात करें, हम जॉर्डन की बात करें, इजिप्ट की बात करें, XYZ, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है। एट द एंड ऑफ द डे देखें कहीं भी अगर ईरान भी इन्वॉल्व होता है, हमने देखा पहले कि उसके ट्रेलर भी हम देख चुके हैं, उस तरह की अगर हमें फुल फ्लेज फिल्म दी है तो इट्स नॉट इन एनी वंस फेवर। कि पिछले दिनों में क्रिकेट मैच हुआ, उन्होंने ट्रॉफी नहीं ली, तो आप क्या समझती हैं कि हमारे जो मतलब वज़ीर दाखिला साहब हैं वो ट्रॉफी साथ ले आए और हमारे क्रिकेट कैप्टन ने चेक जो था वो आगे फेंक दिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, साहिबजादा अली पॉडकास्ट में हम आपको वेलकम करते हैं। नाजरीन, आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो इंटरनेशनल उमूर की एक्सपर्ट हैं और उनका नाम है अंजा साकिब। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम, थैंक यू आपने इनवाइट किया। सबसे पहले तो मैडम आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला। जी बहुत शुक्रिया आपका भी, और आपके इस पॉडकास्ट का पूरी जितनी भी टीम इन्वॉल्व है, बस आई थिंक कि आजकल के ज़माने में हम जब बात करते हैं, क्योंकि मेरा आपने जैसे मेंशन किया इंटरनेशनल रिलेशंस और सिक्योरिटी एंड डिफेंस से ताल्लुक़ है, तो वहाँ मैं ज़रूर कहूँगी कि कुछ जंगें जो आजकल वो सिर्फ बॉर्डर पे लड़ी जाती हैं, लेकिन एक जो जी बयानिए की जंग है ना, वहाँ आप लोगों का बड़ा किरदार है। सो मैं अप्रिशिएट करती हूँ। अच्छा मैडम, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गाज़ा जंग बंदी जो मंसूबा है उसके लिए हमास को 3 या 4 दिन का अल्टीमेटम दिया है। आप इस वार्निंग को कैसे देखती हैं? देखिए, मैं इस वार्निंग को डेफ़िनेटली इस तरह देखती हूँ कि एक बहुत सारा क्रिटिसिज्म आ रहा है इस चीज़ पे कि जी कंप्लीटली ये एक स्टेटहुड, पैलेस्टीनियन स्टेटहुड की तरफ नहीं जा रही बात। अगेन वो सिर्फ एक आप ट्रीटमेंट का इलाज नहीं कर रहे, सिर्फ सिम्टम्स कर रहे हैं का इलाज कर रहे हैं। लेकिन आई थिंक कि यहाँ पे अगर हम स्ट्रेटिजिकली देखें तो एक अग्रीएबल हमने स्टैंड पॉइंट देना था। UN इतने सालों से इसमें हमने देखा कि कोई एक और हमें एक जो क्रिटिसिज्म आ रहा है दीगर एकेडेमिया से, सिविल सोसाइटी से, कि जी आपने UN की जो खिलाफ वर्जी की या UN का जो पावर था उसको आप डिमीन कर रहे हैं, क्योंकि उनकी एक रोल, एक किरदार था इस पीस प्रोसेस के अंदर। लेकिन आई थिंक कि कहीं ना कहीं अगर बात नहीं संभल रही थी तो आई थिंक ट्रंप ने कहीं शुरू करना था, और एक जो नॉन निगोशिएबल्स थे इज़राइल की साइड से वो ऑब्वियसली हमास की डिसआर्ममेंट थी। 3 दिन आई थिंक थोड़ा सा अनरियलिस्टिक है, लेकिन एक कहीं ना एक कहीं एक वीक स्टैंड हो पॉइंट सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अंदर लेकिन देखें जहाँ विल होती है, हमने ये भी देखा कि प्रेसिडेंट ट्रंप पे भी एक प्रेशर बिल्डअप हो रहा था ग्लोबल कम्युनिटी की तरफ से भी, पाकिस्तान की तरफ से भी, कि जहाँ आपने रुकवानी थी जंग वहाँ तो 2 न्यूक्लियर स्टेट्स के बीच में भी रुकवा दी, और जहाँ एक लैक ऑफ विल थी, यहाँ के आप अंडर इतने इन्फ्लुएंस थे। अब आप ये देखें ना कि कतर के जहाँ सबसे बड़ा US का मिलिट्री बेस था दुनिया का, वहाँ पे अटैक होता है, और कि इतने जो दुनिया भर में जिस मिलिट्री सिस्टम्स की और इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम्स की वाह होती है, US जो सिस्टम्स है मिसाइल्स को डिटेक्ट करने वाले, वो ये डिटेक्ट नहीं कर सके, इजराइल की तरफ से हमला हुआ। सो आई थिंक कि उसके अंदर कहीं ना कहीं उन्होंने, ट्रंप ने भी पिवट किया है। सो ये पीस प्रोसेस शुरू होने के लिए सबसे बड़ी बात सीज़ फायर होने की ज़रूरत थी। तो आई थिंक
ये एक मैं ये तो कहूँगी कि डेफिनेटली इट्स नॉट आइडियल, लेकिन पीस प्रोसेस को स्टार्ट कहीं ना कहीं से होना था, एंड आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द प्लेसेस। अच्छा मैडम, सारी दुनिया ने, तमाम आलमी ताकतों ने, जैसे पाकिस्तान, टर्किया और जितने भी अरब कंट्रीज़ हैं, उन्होंने भी इसका वेलकम किया है, इस यानी सीज़ फायर के मंसूबे का। लेकिन अभी तक ताहाल हमास की तरफ से इसका कोई मैसेज अभी तक नहीं आया। और अगर हमास ने इस पेशकश को ठुकरा दिया तो ये क्या हो सकता है? देखें, बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप होगा इवन हमास के ऊपर भी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अब आपने देखा है कि ना सिर्फ पाकिस्तान, कतर, टर्की, बिल्कुल। जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, दीगर और ऐसे ममालिक हैं, मुस्लिम ममालिक जो हैं, बिल्कुल। उनका एक इन्फ्लुएंस है। तो एक जगह अगर हम एक कहते हैं कि एक पर्टिकुलर ग्रुप है और वर्सेस उस तरह के मुस्लिम ममालिक जिनका जो स्ट्रेटिजिकली भी स्ट्रॉन्ग है, जियोपॉलिटिकली भी स्ट्रॉन्ग है, इकोनॉमिकली भी स्ट्रॉन्ग है, और न्यूक्लियर आर्म्स भी हैं उनके पास। सही है। सो वहाँ पे आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ नेगोशिएशन, कि वो अब नेगोशिएशन टेबल पे आई थिंक हमास की भी थोड़ी सी ओपननेस यहाँ आनी चाहिए। ठीक है, आप इज़राइल के साथ या अमेरिका के साथ नेगोशिएट करने के हक में नहीं थे, मगर आई थिंक कि एक इन्फ्लुएंस होना चाहिए कि दीगर मुस्लिम ममालिक शामिल हैं। और एट द एंड ऑफ द डे अगर देखें अभी ना प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, जो 20 नुकात मेंशन किए गए हैं ना प्लान के अंदर, वहाँ पे इससे पहले कि हम एक एक को एनालाइज करें, हम देखें कि यहाँ सबसे बड़ी बात, अगर इससे कंप्लीट एंड टोटल सीज़ फायर होता है, वो एक चीज़ है जो हमने देखनी है। क्योंकि अब जो वॉर क्राइम्स हो रहे हैं ना जी गाज़ा में, वो किसी भी कॉज को जस्टिफाई नहीं करते। एट द एंड ऑफ द डे मैं ये नहीं कहूँगी कि कहीं किसी के साथ भी मेरी सिंपथीज़ हैं एट द मोमेंट, लेकिन सिर्फ उन गज़ा के उन फ़लस्तीनी बच्चों के साथ, औरतों के साथ, डॉक्टर्स के साथ, जर्नलिस्ट के साथ हैं, जो रोज़ाना उनकी जानें जा रही हैं। सो आई थिंक कि ये हमें ज़रूर मद्देनज़र रखना चाहिए। अच्छा मैडम, इसराइल क्या अमेरिका को लेकर क्या संजीदा है कि उसके कहने के बावजूद भी जो पैलेस्टीनियन लोग हैं उनकी टारगेट किलिंग में कमी नहीं देखी जा रही है? देखिए, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा जो हम एक देख रहे हैं ना कि अनबैलेंस है प्लान के अंदर। फॉर एग्जांपल यहाँ से कहा गया कि जी आप जितने भी हमास ने कैप्टिव किए हुए हैं इजरायलीज़, उनको छोड़ा जाए। और इसके बरक्स यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो वो शायद 100 से भी कम का नंबर है। और अगर यहाँ पे हम देखते हैं कि फ़लस्तीनी साइड की बात अगर मैं करूँ, तो इज़राइल ने बहुत सारी ऐसी जानों का ज़िया प्रिजनर्स रखे हुए हैं, जो कि काफ़ी हंड्रेड्स में उनकी तादाद है, और काफ़ी ज़्यादा तो लाशें भी अभी तक फैमिलीज़ वेट कर रही हैं कि हमें वो मिल जाए ताकि हम तदफीन करें। सो आई थिंक ये जो एक्सचेंज भी है, या इवन एक ओवरऑल प्लान है टू रीबिल्ड अ स्टेटहुड विद इन पैलेस्टाइन, उसके अंदर देखें, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि इज़राइल को अब कहीं ना कहीं अपना सर झुकाना पड़ेगा, इस प्लान से अग्री करना पड़ेगा। हाँ, हमने देखा है कि इन द पास्ट उनकी विल नहीं नज़र आई, लेकिन आई थिंक जो कतर से उन्होंने जी माफ़ी मांगी है ना, वो कहीं ना कहीं हमें ये दिख रहा है कि ट्रंप का प्रेशर एक बिल्डअप हो रहा है। ना सिर्फ ट्रंप का, आई थिंक कि यहाँ मैं एक और बात भी कहूँगी कि देखिए नेतन्याहू का एक ग्रेटर प्लान, इज़राइल की बात जो वो करते हैं, वो मोर देन एनी रिलीजियस एजेंडा यहाँ पे जो है ना जी सियासी एजेंडा है, कि वो हमने देखा हो कि उसी तरह वही ब्लूप्रिंट मोदी साहब भी फॉलो करते हैं इंडिया में। सो कि अवाम को किसी तरह हम वोट ले सकें, वापस री इलेक्ट हो जाएं। तो वो पावर हंगरी, वॉर क्रिमिनल जो हैं, उनको अगर उनका ये सर इस तरह से झुकना शुरू हुआ है, तो ठीक है, देखें मुश्किलात आएंगी, पीस प्रोसेस, देयर इज़ ऑलवेज़ अ कॉस्ट टू इट, लेकिन आई थिंक कि कहीं ना कहीं उनको कंप्लाइंट होना पड़ेगा। क्योंकि अब जो है ना जी, सिर्फ ट्रंप की या दीगर मुस्लिम ममालिक की बात और डिप्लोमेटिक प्रेशर की बात नहीं है, अब इंटरनली भी आप देखें, न्यूयॉर्क से लेकर टेल अवीव तक, जेरूसलम के अंदर बड़ी बड़ी रैलीज़ निकल रही हैं, लोग बड़ी सतह पे जूझ निकल आए हैं दुनिया भर के, जो इस चीज़ को कंडेम कर रहे हैं। पहली दफ़ा ये हुआ है कि सफ़ा हस्ती में, कि इज़राइल में आपको पता होगा कि 2 साल की मैंडेटरी सर्विस करनी पड़ती है मिलिट्री में हर नौजवान ने। सो इस दफ़ा बड़ी वीडियो सर्कुलेट हो रही हैं जी सोशल मीडिया पे, जहाँ वो नौजवान जिनको अपनी कंस्क्रिप्शन पेपर मिला है, वो उस पेपर को फाड़ रहे हैं कि हम नहीं ज्वाइन करेंगे। सो आई थिंक कि इंटरनल स्टेबिलिटी के लिए विद इन इसराइल एज़ वेल, आई थिंक नेतन्याहू के लिए हक में बेहतर ही होगा अगर वो इस चीज़ पे एग्री करें। अच्छा मैडम,
क्या पाकिस्तान कोई इस मसला फ़लस्तीन पर कोई अमेरिका के साथ कोई बैकडोर पॉलिसी पे अमल कर रहा है? देखें, बैकडोर पॉलिसी की जहाँ तक बात है, अ, हम यहाँ पे देखते हैं कि फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द अरब कंट्रीज़ क्या जी। इंटरेस्ट हो सकता है, हुँ, और फिर हम पाकिस्तान की तरफ आते हैं। देखें, एक पीस इन द मिडल ईस्ट बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत। जितनी स्ट्रेटिजिक डील्स हैं बिटवीन द वेस्ट एंड बिटवीन द मिडल ईस्ट, वो हम KSA की बात करें, हम जॉर्डन की बात करें, इजिप्ट की बात करें, XYZ, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है। हुँ, ठीक है, वो सैबोटाज होगी अगर यहाँ पे अनरेस्ट होगा। बिल्कुल। एट द एंड ऑफ द डे देखें, कहीं भी अगर ईरान भी इन्वॉल्व होता है, हमने देखा पहले कि उसके ट्रेलर भी हम देख चुके हैं, उस तरह हुँ, की अगर हमें फुल फ्लेज फिल्म दी है तो इट्स नॉट इन एनी वंस फेवर। दूसरी हुँ, चीज़, पाकिस्तान की जहाँ तक हम बात करें, देखें हम किस तरह से डायरेक्टली इम्पैक्ट हो सकते हैं। जहाँ तक अब पाकिस्तान का रोल स्ट्रेटिजिकली जो बन चुका है पूरी दुनिया में, और इस साल मैं ये कहूँगी कि दुनिया में 2025 का वो साल था कि जहाँ बहुत सारी कैटास्ट्रफीज़ आई, बिल्कुल। नेचुरल भी, कुछ हुँ, वॉर के हवाले से भी। पूरी दुनिया में कैटास्ट्रफीज़ थी। फ़लस्तीन के अंदर मामला थे, कश्मीर में चल रहे थे, दीगर हमने देखा, फिर इंडिया पाकिस्तान वाला इशू। लेकिन जहाँ पूरी दुनिया सफ़र कर रही थी, पाकिस्तान के लिए काफ़ी खुशाइन बातें हुई हैं। फॉर बिल्कुल। एग्ज़ाम्पल ऑपरेशन बुनियानन मरसूस के बाद जो हमने मार्का हक जीता, पूरी दुनिया के आगे हमारी एक मिलिट्री माइट इस्टेब्लिश हुई, एक बिल्कुल। स्ट्रेटिजिक माइट इस्टेब्लिश हुई। अब इकोनॉमिक कॉपरेशन की बातें चल रही हैं, तो हमने ना सिर्फ सऊदीया के साथ डिफेंस डील साइन की है, बिल्कुल। CPEC का फ़ेज़ 2 लॉन्च हो गया है, जहाँ अफ्रीकन हुँ, ग्रीन कॉरिडोर भी इंट्रोड्यूस हुआ जा रहा है। बिल्कुल। उसके अलावा अमेरिका के साथ वो जो रीबिल्डिंग ऑफ ट्रस्ट, बिल्कुल। सो जो एक फ्रैक्चर्ड रिलेशनशिप था, हुँ, वो भी पाकिस्तान के हवाले से वो आप देखें वो रीबिल्ड हो रहा है। सो उसमें स्ट्रेटिजिक कैपेबिलिटीज़, मिलिट्री कैपेबिलिटीज़, माइनिंग में इन्वेस्टमेंट, एनर्जी सेक्टर के अंदर। ऐसा ही है। तो और जो तीसरी बात जो मैं यहाँ कहूँगी कि देखें, पूरी दुनिया के आगे पहली दफ़ा ही हुँ, ये हुआ है कि एक यकजा बयानिया, जिसको मैं कहूँगी एक बिल्कुल। यूनाइटेड हमने नैरेटिव नैरेटिव बिल्कुल, दिया है बिटवीन द टॉप ब्रास लीडरशिप ऑफ सिविल एंड मिलिट्री। मिलिट्री सो बिल्कुल। जो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर के साथ जाके और ट्रंप के साथ मिलना, वो बिल्कुल। इस चीज़ की निशानदेही करता है पूरी दुनिया में कि हुँ, जी हम यूनाइटेड हैं, और अब पाकिस्तान सिर्फ पीस चाहता है। हुँ, फिर दूसरी बात ये कि वो इस पूरे ख़ित्ते में हुँ, पूरे ख़ित्ते में और इवन मिडल ईस्ट में, साउथ एशिया में, वो एक कैपेबिलिटी जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी रखता है, उसको बिल्कुल। वो सिर्फ़ और सिर्फ डेटरेंस के तौर पे यूज़ हुँ, करेगा, नॉट एज एन अटैक। तो उसका एक पीस में वो उस टेबल पे भी बैठा है। उसके अलावा वो डेफिनेटली गज़ा के मामले में, फ़लस्तीन के मामले में हमने इंटरनेशनल फोरम्स पे जो बातें बिल्कुल। उठाई हैं, हमने जो एड सेंड की है, हमने जो असिस्टेंस प्रोवाइड की है, तो उस टेबल के अंदर भी पाकिस्तान का बैठना उस टेबल पर भी ज़रूरी है। वो जो जितनी भी डिसीजन मेकिंग है, फिर जो रशिया, चाइना और दीगर ममालिक का जो ब्लॉक है, हुँ, उसके अंदर भी पाकिस्तान इज़ सिटिंग इन अ वेरी स्ट्रेटिजिक पोजीशन। तो बिल्कुल। यहाँ ये तो हमें समझ में आ गया है कि पाकिस्तान का एक बड़ा स्ट्रेटिजिक और इम्पॉर्टेंट रोल है। हुँ, वो ऑफिशियली भी उन चैनल्स पे कि एक तो सिक्योरिटी इनेबल करना, फिर बिल रीबिल्डिंग के प्लान के अंदर भी। बिल्कुल, सो बिल्कुल। आई थिंक कि वहाँ भी एक इम्पोर्टेंस होगी हुँ। डेफिनेटली। अच्छा मैडम, इस टाइम एक चीज़ देखने में आ रही है कि मुसलमानों को लेकर पूरी दुनिया में एक हेट स्पीच का जो प्रोसेस है वो शुरू हो गया है और यूके उसमें पेश-पेश है। आप क्या समझती हैं कि भारत जो कि हमारा बहुत पुराना राइवल है और स्पेशली जब एक ऐसी हालत में कि जब पिछले 15-20 सालों से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा यानी प्रेस किया हुआ था और ये तो अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान की अब एक नई पोजीशन जो दुनिया के सामने आई है, तो उसमें भारत की चीखें भी बहुत निकलती हैं। तो आपका क्या ख़्याल है कि इस प्रोपेगेंडा में वो इन्वॉल्व है? जी 100%। बिल्कुल। पहले तो मैं आपका एक स्ट्रेट अप क्लियर कट जवाब दे देती हूँ कि देखें, कनाडा से लेके श्रीलंका से लेके बलूचिस्तान हुँ, से लेके हमने देखा बांग्लादेश के अंदर, बिल्कुल। हर जगह इंडिया ने टाइम एंड टाइम अगेन हमें प्रूफ मिला है कि वो हुँ, किसी ना किसी तरह की इंसर्जेंसी में इन्वॉल्व बिल्कुल। है। वो
तमिल टाइगर्स का वाक़या हो, नेपाल के अंदर अनरेस्ट हो, भूटान के अंदर हो, कनाडा के अंदर हो, सिख कम्युनिटी के अगेंस्ट हो, तो अब और कितना प्रूफ चाहती है दुनिया कि बिल्कुल ये जो जी फॉल्स एजेंडा जो चलाना चाह रहे थे ना, इवन पहलगाम वाज द मोस्ट रीसेंट इंसिडेंट बिल्कुल जी, सो कॉल्ड इस्लामिक टेररिज्म का जी, वो सिर्फ और सिर्फ इनका ये वही कॉपी पेस्ट एजेंडा है जो नेतन्याहू भी वहाँ बिल्कुल फ़लस्तीन के मामले में चलाना चाह रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपने पॉलिटिकल एजेंडास को सर्व करने के लिए, क्योंकि आपको भी पता है, देखें पूरी दुनिया में ये बात जानी जाती है कि इंडिया में जी अगर कभी भी इलेक्शन जीतना हो ना, तो जी पाकिस्तान और मुसलमानों की बैशिंग शुरू कर ऐसा ही है दें। सो आया वो किसी भी सतह पे हो, और वो फिर इलेक्ट होके आता है। तो अब पूरी दुनिया के आगे जी ये एक्सपोज हो चुके हैं कि असल जो एक्सट्रीमिस्ट फिलॉसफी, असल जो रेडिकलाइज माइंडसेट है ना, ये हिंदुत्वा माइंडसेट है। बिल्कुल बिल्कुल तो वो डेफिनेटली हमने देखा है। और जहाँ तक मैं यूके की हेट स्पीच की बात करूँगी, देखें आइसोलेटेड इंसिडेंट्स तो हो ही रहे थे, अब ये है कि अब वो और सरफेस पे आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि हमारे पास एक सोशल मीडिया मौजूद है जो कि जहाँ पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गई और ट्रांसपेरेंट हो गई, बिल्कुल ठीक है। तो ये सेंसेशनलाइजेशन नहीं है जो एक किसी पर्टिकुलर टीवी चैनल पे हमने देख ली, लेकिन ऐसे ही ये रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म मैं इसको कहूँगी, जो जिसमें सिविल सोसाइटी भी इन्वॉल्व है। तो वहाँ जितने हमने हैशटैग्स इस किस्म के देखे हैं, या कोई भी ये यूके में जो स्लर्स यूज़ हो रहे थे पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़ हेट स्पीचेस थी, अब इस चीज़ को भी हमने स्ट्रेटिजिकली देखना पड़ेगा, बिकॉज़ आप देखें कि हमारी अपनी आइन जो बिल्कुल इस्टेब्लिश हुई है वो यूके की आइन से होते हुए बिल्कुल गई है ना, बिल्कुल जिसमें एक बड़ा सेक्शन है हाँ कि जी फ्रीडम ऑफ स्पीच के हाँ ऊपर बिल्कुल वर्सेस के डेफेमेशन, फिर बिगेट्री के ऊपर, इनडिस्क्रिमिनेटरी स्पीच के ऊपर, इवन जो हमारे यूके के अंदर भी जो लॉज हैं, सो आप ये रेसिज्म को कंडेम करते हैं। सो जितने भी आर्टिकल्स हैं, उसके अलावा आप ये देखें यूएन चार्टर्स भी ये कहते हैं कि कोई भी मुल्क किसी भी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ इस तरह की बातें, किसी भी आप कम्युनिटीज़ को टारगेट नहीं कर सकते। देखें हम पिछले ज़माने में बातें थे कि किस तरह एथनिक क्लेंजिंग होती है, या बिल्कुल किस तरह जो है ना अपार्थाइड होता है कि ऐसे ही है अगर जब किसी को मारा जाए, लेकिन अगर आप अपनी स्पीच के थ्रू और अपने अल्फाज के थ्रू सोशल मीडिया पे कोई भी इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट देते हैं, ऐसे ही है तो डेफिनेटली उसका पुशबैक एक इस तरह आ सकता है कि अगर आप डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हैं, आपने इनडायरेक्टली बहुत सारे ऐसे लोगों को जो कि ससेप्टेबल हैं इस मैसेज को, आपने उनको एक शेयर दे दी कि जी जाएं और ऐसे ही है लोगों को वायलेंस फैलाएं, शर फैलाएं। तो आई थिंक कि डेफिनेटली वहाँ पे जो इवन लीडरशिप और जो इंडियन एमपीज़ वगैरह जो ऑफ इंडियन ओरिजिन थे, उस चीज़ का एक कहीं ना कहीं रोल भी है। बिल्कुल और हमें इस चीज़ को भी देखना पड़ेगा कि पाकिस्तानी मुस्लिम कम्युनिटी जो है, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट डायस्पोराज ऐसे ही इन द वर्ल्ड, जहाँ पे ब्रिटिश पाकिस्तानीज़ जी। हैं, ब्रिटिश मुसलमान पाकिस्तानीज़ हैं, जो कि एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं बिल्कुल इन यूके। बहुत सारे ऐसे नाम हैं, जैसे शाहिद खान हैं, बहुत सारे ऐसे और नाम हैं, अनिल मुसरत हैं, जो कि big businessmen who are contributing significantly to UK. तो आई थिंक वहाँ पे एक बहुत सीरियस एक्शन लेने की ज़रूरत है। बिल्कुल कुछ लॉज को चेंज करने की भी ज़रूरत है, जी स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करने की ज़रूरत है आई थिंक। तो ये हमें डेफिनेटली, और हमें इस प्रोपेगेंडा को कॉन्स्टेंटली किस तरह से अपना काउंटर नैरेटिव बनाना है, ये भी ज़रूरी है। बिकॉज़ अगर आपको मैं अगेन मार्का हक की एग्ज़ाम्पल दूँ, तो पोस्ट पहलगाम अराउंड 2000 सोशल मीडिया अकाउंट्स जब इंडिया में बैन हुए थे, बिल्कुल हमने देखा कि हमने ऑन द फेस ऑफ इट हमने किसी भी अकाउंट को बैन नहीं किया। ऐसे ही है हमने लोगों को कहने दिया जो वो चाह रहे हैं, बिकॉज पीपल कुड सी द ट्रूथ। जी ठीक है ना, कि एक आपके अगर ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आती है ISPR की तरफ से, तो हमने वो फैक्चुअल विथ एक्चुअल फैक्ट्स, तस्वीरें, एविडेंसेस साथ थे। उन्होंने तो जो तस्वीरें भी प्रेजेंट की थी जी, वो भी ऐसे ही इतनी पुअरली एडिटेड थी कि उससे तो अच्छा हमारे मुल्क का 15 साल का बच्चा टिकटॉक एडिट कर लेता है। जी सो आई थिंक कि इस चीज़ में हमें ये देखना पड़ेगा, ये काउंटर नैरेटिव के लिए उस पाकिस्तानी डायस्पोरा को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा कि वो लिखें। जब मार्का हक के टाइम 450+ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस ने UN को, डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को लेटर्स लिखे ये सारी सूरत हाल बयान करने के लिए, और अपना नैरेटिव बयान किया था। तो आई थिंक यहाँ पे इसको एक टैकल करने का, अपार्ट फ्रॉम जो इंस्टीट्यूशंस का काम करेंगे, आई थिंक एक काउंटर नैरेटिव स्ट्रैटेजी बहुत ज़रूरी है।
तो मैडम हम आपकी बातों में हम ये भी यानी देख रहे हैं कि इसराइल और इंडिया में बड़ी सिमिलैरिटीज़ हैं, स्ट्रेटेजिक भी और हर हवाले से। तो क्या भारत इसराइल का प्रॉक्सी स्टेट तो नहीं बन रहा या बन चुका है? सर मैं तो कहूँगी हमें बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स मिलती हैं जिस जी। तरह की वो मिलिट्री टेक्नोलॉजी भी यूज़ कर रहे हैं अब, जैसे इसराइल की जो ऐसा ही है। जिसको आयरन डोम ये कहते थे, जी बिल्कुल। तो उसी तरह की कैपेबिलिटीज़ इंडिया में भी हमने देखी और हम्म, डेफिनेटली ये एक हकीकत है। बहुत हम्म, ज़्यादा बिजनेस भी करते हैं बीच में। बिल्कुल और जो उन्होंने लिटरली जो ब्लूप्रिंट उठाया है ना, कि किस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी और नेतन्याहू का एक बिल्कुल बिल्कुल। एक ही दोनों वॉर क्रिमिनल्स हैं ऐसा ही है। जी, दोनों का एक बिल्कुल ही एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट है। एंटी और वो मुस्लिम्स। एंटी मुस्लिम जी, एंटी बिल्कुल। देखें एंटी ह्यूमैनिटी, एंटी अगर मैं ह्यूमन इसको ये बिल्कुल। कहूँ, क्योंकि दोनों वॉर क्रिमिनल्स हैं और दोनों इस चीज़ की भी कॉन्स्टेंटली यूएन चार्टर्स की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, आया वो एग्जैक्टली। वाटर टेररिज्म हो इंडिया के केस में। यहाँ अगेन आप ये देखें, और दोनों ही अ, इस तरह साइकोटिक हो चुके हैं अपने बिल्कुल एजेंडाज को सर्व करने के लिए कि वो इस चीज़ का लिहाज नहीं कर रहे कि हाँ वहाँ औरतें मर रही हैं, बच्चे मर रहे बच्चे हैं, हाँ। निहत्थे लोग मर रहे हैं। सो आई थिंक ये है ना, इस तरह से स्ट्रेटिजिकली मिलिटरीली अटैक्स नहीं होते। जी आप देखें कि हमेशा मिलिट्री इंस्टॉलेशंस होती हैं, बॉर्डर्स पे बिल्कुल होते हैं, कभी बिल्कुल। भी इस तरह नहीं होता कि स्कूल और अस्पताल अटैक हो रहे हैं। तो जी ये एजेंडा भी, फिर जो सोशल मीडिया के ऊपर या मेन स्ट्रीम मीडिया को कंट्रोल करना, नैरेटिव को कंट्रोल करने वाली बात भी, तो ये एक फर्दर सिमिलैरिटी है। जी तो आई थिंक कि बस दोनों के केस में ये हुआ है कि बड़े हाई होप्स थे एटलीस्ट इंडिया के केस में, लाइक उनको ये था कि ट्रम्प से हमें बड़ी सपोर्ट मिलेगी, ऐसा ही खासकर क्योंकि दामाद जी बैठे हुए हैं जेडी वैंस के फॉर्म में। जी जी। लेकिन बहुत बुरी तरह ना ट्रम्प ने उनको पनिश किया। पनिश आई किया थिंक वो वेल बिल्कुल। डिज़र्व था। हाँ। मुझे तो ये भी लगता है कि ना सिर्फ टैरिफ्स के फॉर्म में उनको बड़ी डिप्लोमेटिक सर्कल्स में बड़ी उनको जी बेइज्जती ऐसा ही है। हुई है। जैसा कि एंड वो फार्मास्यूटिकल जी, कंपनीज जी, में जी, जी। बिल्कुल। बिल्कुल, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में आप ये देखें कि इवन थ्रू आउट ट्रम्प ने जो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स हैं वो बंद करवा दी हैं। उसके अलावा जितने भी इंडियन डायस्पोरास था उसके ऊपर, बिल्कुल। अब आप देखें HB1 वीज़ा वाली जो ऐसा ही है। वो था, बस सिर्फ इंडियंस के लिए एक पर्टिकुलर पेनल्टी है। तो एक पेनल्टी की तरह ही ऐसा देखेंगे ही ना, तो है। ऐसा ही है। डेफिनेटली उसके और भी चलें रीजंस हैं कि चलें वो रशिया के साथ एनर्जी सेक्टर की डील्स में इन्वॉल्व थे या सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन आई थिंक कि यहाँ पे एक, अगर मैं इसको वन लाइनर आपको बताऊँ, तो पूरी दुनिया में ना जी रीअलाइनमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स हो रही है। एक्चुअली। और जो खिते अपने आप को समझ रहे थे कि अब हम बहुत ज़रूरी हैं या हमारे खिलाफ हमारे बगैर गुजारा नहीं हो सकता, तो अब लोग नई पार्टनरशिप्स भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो बिल्कुल। हर नेशन स्टेट को ये हक है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, कि वो मल्टी स्टेक होल्डर पार्टनरशिप्स को और एंगेजमेंट्स को एक्सप्लोर करे। बिल्कुल। कुछ लोगों का यहाँ पे हम इवन हमारे पास एकेडेमिया का, सिविल सोसाइटी का, पॉलिटिकल लीडरशिप का ये क्रिटिसिज्म आया था कि जी हम अगर यूएस के साथ इस तरह की इंगेजमेंट कर रहे हैं तो सीपैक का ट्रस्ट शेकन अप होगा, चाइना हमारे से क्या एक्सपेक्टेशंस होंगी। आई थिंक पाकिस्तान being an independent state, being ahead of एक Muslim रिस्पॉन्सिबल majority स्टेट country, है बिल्कुल। रिस्पॉन्सिबल स्टेट है, उसके पास पूरा जी। पूरा हक है वो डिप्लोमेटिकली ऐसा हर ही है। किसी के साथ एंगेज करें। बिल्कुल तो बिल्कुल। एक चीज़ बस पाकिस्तान ने पूरी दुनिया पे शाया कर दी है कि अब हमारे साथ अब स्ट्रेटेजिकली एंगेज करें, बिल्कुल। इकोनॉमिकली एंगेज करें, लेकिन अब पाकिस्तान किसी की प्रॉक्सी नहीं बनेगा। ऐसा ही है। ऐसा ही सो है। ये एक डेफिनेटली एक सिनारियो है। मैडम मैं चंद दिन पहले सोशल मीडिया पे ये एक इंडियन चैनल का इंटरव्यू देख रहा था कि उसमें जैसा कि बांग्लादेश का जैसे कि सिनेरियो चेंज हुआ है, तो वो इंडियन अवाम से वो उनकी एक एंकर साहबा जो थी वो क्वेश्चनिंग कर रही थी कि आप पाकिस्तान की तरफ टिल्ट क्यों हो रहे हैं, जिन्होंने 71 में आपके साथ ये किया वो किया। तो मैं बड़ा हैरान भी हुआ और खुश भी कि उस लेडी ने कहा कि नहीं, पाकिस्तान आर्मी ने कुछ नहीं किया था, वो आपकी आर्मी ने वहाँ पे जाके वो सब कुछ किया था और हमें इतने साल जो है वो आपने धोखे में रखा। तो जी बिल्कुल, अब ये तो पूरी हाँ। दुनिया के आगे देखें, ये जी एक बिल्कुल। ओपिनियंस हैं जो आ रहे जी हैं। अगेन हम अगरतला कंस्पिरेसी से बिल्कुल लेके बिल्कुल और ऐसे ही है। डेफिनेटली मल्टीपल ऐसे सिनारियोज हैं, हाँ मुजीबुर रहमान का इलेक्शन के बिल्कुल अंदर बिल्कुल। जितनी सिनारियोज हैं वहाँ पे हमें बार बार जो है ना जी, एक चीज़ जो हमने नोटिस की है कि जी हाँ तब भी इंडिया
नैरेटिव को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा यानी था, हमारे मैनिपुलेट हाँ करने की कोशिश कर रहा था। अब आप ये देखें कि 6 सितंबर की भी अगर हम बात करते हैं, वहाँ पे भी डिफेंस डे के अंदर 7 सितंबर के अंदर भी वहाँ भी इंडियंस वर टेलिंग देयर साइड ऑफ द स्टोरी ऐसे ही है, ऐसे कि जी हमारे यहाँ बिल्कुल एक डिफरेंट साइड चल रही थी। तो एक चीज़ है जो हक है वो सूनर और लेटर दुनिया के आगे आएगा। ऐसे ही है, और जहाँ तक मैं बात करूँ कि देखें, ये आपने बांग्लादेश की एग्जांपल दी, कश्मीर में कई सालों से ऐसे इंडिया ही ये कर रहा है। सो अभी भी हमने देखा है हमारे पुशबैक ऊपर आ शुरू रहा है। से टेररिज्म का इल्ज़ाम लगाता आ रहा है और जी, शुरू उनकी तरफ से पहल ऐसे हमेशा वहाँ से हाँ होती है। जी, आप ये देखें कि इवन बलूचिस्तान और केपी में जो बिल्कुल सिचुएशन बिल्कुल क्रिएट की जा रही है, ऐसे ही है, हमें बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस मिले। अब मैं कितने केसेस बताऊं, कुलभूषण यादव है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, एग्जैक्टली जहाँ पे यस, हमें विद फैक्ट बेस्ड हमने एविडेंसेस जमा कराए हैं आईसीजे के अंदर भी, जहाँ पे हमने इंडियन इन्वॉल्वमेंट टाइम एंड टाइम अगेन देखी है। इंसर्जेंसी विद इन पाकिस्तान, इंसर्जेंसी ऑन द बॉर्डर्स ऑफ पाकिस्तान, बिल्कुल थ्रू आउट के इंटरनली लोगों को गुमराह करते हुए। ऐसा ही सो आई थिंक कि उसके अंदर अभी भी अब देखें कि जितने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस भी हुए हैं वहाँ टाइम एंड टाइम इंडियन प्रॉक्सीज मिली है, हमें इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल मिली है। सो आई थिंक कि ये पूरी दुनिया के आगे ये ऑब्वियस है। और मैंने आपको ये बताया कि दिस इज़ नॉट जस्ट अ पाकिस्तान प्रॉब्लम, ये तो उन्होंने कनाडा से लेके ऐसा बांग्लादेश, ही है। श्रीलंका, नेपाल, पूरी दुनिया में ही मतलब एक गंद मचा है। अच्छा मैडम, ये चूंकि हम हिंदुस्तान की बात ही कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा नफ़रत बढ़ चुकी है कि उन्होंने पूरी अवाम में उसको इतना यानी ज़्यादा पोल्यूटेड कर दिया है कि पिछले दिनों में क्रिकेट मैच हुआ तो उन्होंने ट्रॉफ़ी नहीं ली। तो आप क्या समझती हैं कि हमारे जो मतलब वज़ीर दाखिला साहब हैं वो ट्रॉफ़ी साथ ले आए और हमारे क्रिकेट कैप्टन ने चेक जो था वो आगे फेंक दिया, ये अच्छा अमल किया है? सो सर, इसमें मैं यही कहूँगी कि पहली बात आपने बड़ी लॉजिकल की है और बिल्कुल ठीक की है कि पूरी अवाम में और उस डायस्पोरा में भी नफ़रत और ये मेरे ख्याल में खौफ व हिरास ही कि फैला है हाथ गोदी तक मीडिया हाँ, का, जहाँ हम हाथ बात मिलाना करते पसंद नहीं जी, करते वो। हाथ मिलाना पसंद नहीं करते। मैं जी, तो देख रही हूँ कि जो सो कॉल्ड रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट थे जैसे बरखा दत्त, वो कम्प्लीटली रेडिकलाइज हो गई हैं। ऐसा ही हमने है, तो देखा उनको पता नहीं क्या हो गया है। दूसरी बात कि हमने देखा इवन ध्रुव राठी जैसे बिल्कुल जो बिल्कुल अगेन रिस्पॉन्सिबल यूट्यूबर्स थे, जिनको पूरी हाँ, दुनिया आप साइंस यस पे, यस, टेक्नोलॉजी पे, हिस्ट्री पे बनाते थे व्लॉग्स। इस पर्टिकुलर केस में तो लग रहा है कि आप लिटरली गोदी मीडिया के ऐसा ही है। अलमबरदार बन गए। बहुत बड़े बड़े तो अच्छे लोग जो थे वो भी जी, जी। इसमें बह गए सो हैं वो। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि देखें, जब डिप्लोमेसी की बात होती है, हम्म, अ, मुल्कों के बीच में ताल्लुकात अच्छे हम्म, हों या ना हो, पीपल टू पीपल टाइज हमेशा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। रहनी चाहिए, हमने अमेरिका के फॉर्म में ये देखा है कि जब स्ट्रेटेजिक मिलिटरीली टाइज शायद इतने अच्छे नहीं थे, फिर भी पीपल टू पीपल टाइज हो रहे थे, एक्सचेंजेस हो रही थी स्पोर्ट्स के अंदर, स्टूडेंट्स जा रहे थे। तो वो सारी चीज़ें तो हमने देखी हैं कि एट द एंड ऑफ द डे देखें स्पोर्ट्स के अंदर ये आपकी सॉफ्ट डिप्लोमेसी के चैनल्स हैं, ये कभी भी ख़राब नहीं होने चाहिए। उस दिन शशि तहूर की एक इंटरव्यू आ रहा था टीवी के ऊपर, जहाँ उन्होंने यही बताया कि देखें कारगिल के टाइम पे, कारगिल वॉर के टाइम पे जंगें हो रही थी, लेकिन फिर भी जो क्रिकेटर्स थे वो हाथ भी मिला वो रहे थे हाँ आपस बिल्कुल में, बिल्कुल, वो जाके एक दूसरे के साथ हंसी मजाक भी कर रहे थे, खाना भी साथ खा रहे थे, चाय भी खा रहे थे। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर आप इस तरह के डिप्लोमेटिक टाइज भी कट ऑफ कर देते हैं ना, और जो सॉफ्ट डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं, जिस तरह हमने पहले भी देखा, अमन की आशा था या डिफरेंट इस बिल्कुल तरह के बिल्कुल, इनिशिएटिव्स थे, ये बहुत ज़रूरी होते हैं पीस मेंटेन करने के लिए पूरी दुनिया में। आपके जो सिविलियंस हैं वो बड़ा रोल किरदार अदा क्योंकि करते हैं हमारी उन इस। लोगों के साथ तो कोई दुश्मनी है ही नहीं। हाँ एग्जैक्टली देखिए, आप बिल्कुल, इतने सिमिलर इंटरेस्ट हैं, आप हाँ इकोनॉमिकली अब आप ये बिल्कुल, देखें कि अगर आपके पास कोई ऐसी आइडियल सिचुएशन बन जाती है जहाँ इकोनॉमिकली इंडिया के साथ आप बिल्कुल ट्रेड इन्हांस कर सकें अपना, बिल्कुल, तो वहाँ कितना बेहतर हो जाएगा कि गवादर वाले प्रोजेक्ट के अंदर या दीगर एनर्जी के और दीगर प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे आप काम कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। तो आई थिंक कि वो नॉर्मलाइज होना ज़रूरी है एट द एंड ऑफ द डे। और जहाँ तक हाथ ना मिलाने की बात और जो हमारी तरफ से रेसिप्रोकल था, मुझे लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे हमने भी थोड़ा रिस्पॉन्सिबल फेस देना चाहिए था, लेकिन कितनी दफ़ा हम ये बर्दाश्त करें ना। तो आई थिंक कि जो भी एक्शन था वो एक इंडिविजुअल का एक्शन था, तो मतलब चेक फेंकना या क्या, वो इररिस्पॉन्सिबल था हमारे पार्ट पे भी, हमने भी ज़रा ग्रेस दिखानी चाहिए थी। मगर एक इंडिविजुअल को, आई अंडरस्टैंड कि एक एथलीट हैं आप, मैडम बड़े रिएक्शन क्लोज आके रिएक्शंस ये तो आ जस्टिफाइड जाता हैं, है बिल्कुल। लेकिन आई थिंक कि हमने अगेन इन चीज़ों को बिल्ड करने के लिए कोशिश करते रहनी चाहिए। सॉफ्ट डिप्लोमेटिक मेजर्स नहीं रुकने चाहिए। अच्छा मैडम, पिछले दिनों में मुझे एक बात याद आई कि इंडिया के एक बड़े रिनोन्ड एक्टर हैं नसीरुद्दीन शाह साहब, उनका मैंने स्टेटमेंट देखा कि वो कह रहे थे कि
पूरे हिंदुस्तान में एक फैशन बन चुका है कि जहाँ कभी कोई बुरा काम होता है वहाँ पे मुस्लिम्स को एनकाउंटर करो या मुस्लिम्स के ऊपर क्रिटिसाइज़ करना। उनकी एलीट क्लास में भी ये एक फैशन बन चुका है, क्योंकि आपने भी मतलब कहा ना कि इतनी ज़्यादा हेट मतलब बढ़ चुका है पूरी सोसाइटी में। जी, बिल्कुल, जी मैं जी। ज़रूर ये कहूँगी, देखें एक मुल्क का बयानिया बनाने बिल्कुल में ना बिल्कुल। बड़ा एक रोल होता है मीडिया का। हम्म। सो जो उनका आपको पता है कि बॉलीवुड एक मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ भी अगर हम देखें कि किसी भी अगर मुसलमान या पाकिस्तानी की बात हो, तो हाँ। वो जो आतंकवादी का वर्ड होता है ना जी, वो बिल्कुल। हमेशा इस तरह का वो दिखा देते हैं कि वो हम्म। पाकिस्तानी होगा, और अगर कोई भी एक इंस्पेक्टर खान होगा जो कि बिल्कुल। मुसलमान होगा लेकिन वो वो हिंदुस्तानी होगा। हिंदुस्तानी तो होगा, वो हाँ। इस तरह की चीज़ें जो है ना हमने देखी हैं, और ये टाइम एंड टाइम अगेन हो रहा है। आप अगर ऐसे ही उनके है। जितनी भी मूवीज़ उठा के देखें, और अब मुझे इस चीज़ पे बल्कि अफसोस होता है कि जब से ओटीटी हाँ। का दौर आया है, तब से जो मेन स्ट्रीम बॉलीवुड है ना जी, वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान बैशिंग पे फोकस हो गया बिल्कुल है। बिल्कुल। वो जितने भी उनके मेन स्ट्रीम एक्टर्स हैं वो शुरू हो गए जी, कोई ना हम्म। कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट उठा के जी पाकिस्तान को किस तरह बैश करने, मुसलमानों को कैसे करें। हम्म। अब आप देखें कि इवन जो बॉलीवुड के अंदर भी उनके जो मुसलमान एक्टर्स हैं, सलमान खान है उसके ख़िलाफ़ अब लॉरेंस बिश्नोई ने, बिल्कुल। उन्हीं के, आपको क्या लगता है कि पूरे इंडिया में जहाँ हंटिंग का इतना कॉन्सेप्ट है और किसी ने ब्लैक बक नहीं मारा होगा, ऐसे ही वो है। मुसलमान को ये क्यों सलमान खान को टारगेट किया जा रहा है, और हम्म। टाइम एंड टाइम अगेन, बल्कि उससे रिलेटेड जितने भी, बल्कि आप ये छोड़ें मुसलमानों के अलावा वो तो सिख कम्युनिटी को बहुत ऐसे ही ज़्यादा है। टारगेट कर बिल्कुल रहे बिल्कुल। हैं। सो आई थिंक कि ये एक हेटरेट का कॉन्सेप्ट अगेन ये हिंदुत्वा माइंडसेट से ही टाई इन करता है। पहले तो देखें इंडिया जो अपने आप को दुनिया में ये कुछ अरसे पहले जब एक्सपो 2020 हुआ था दुबई में जी, इनक्रेडिबल इंडिया है जी, बिल्कुल। डेमोक्रेसी का नेक्सस है पूरी दुनिया में जी। हम्म। वहाँ पे लोग आज़ाद हैं, आज़ाद ख्याल, आज़ाद सोच, लिबरल्स हैं, और आप पॉपुलेशन वाइज देखें बहुत बड़ी पॉपुलेशन है मुसलमानों की इंडिया में, जो कि सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बल्कि इंडियन मुस्लिम डायस्पोरा ऑल ओवर द वर्ल्ड मैडम, मेरी सिख बहुत भाइयों है। से बातचीत होती है जो इंडिया से जी आते जी। हैं, कि उन्होंने बड़ा यानी क्लियरली इस बात को कहा कि वो सबसे ज़्यादा अपने आप को एक डेमोक्रेटिक और लिबरल सोसाइटी कहलवाने का दावा करते हैं, लेकिन जो लिबरलिज्म और ह्यूमैनिटी हमने पाकिस्तान में देखी है, इसकी तो मिसाल नहीं मिलती। जी एब्सोल्युटली। अब आप ये देखें ना कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ था कि जब ये ऑपरेशन बनियानुन मरसूस कैरी ऑन हो रहा था उस टाइम पे, उससे पहले इंडिया ने क्या किया था कि ना सिर्फ औरतों बच्चों को शहीद किया, बिल्कुल। मस्जिदें शहीद हुई, बल्कि उन्होंने तो सिख इबादत गाहें नहीं छोड़ी। ओहो। आप ये देखें पंजा साहब के ऊपर जो अटैक बिल्कुल हुए थे, या बिल्कुल। दीगर दीगर और इस तरह की इबादत गाहें थी। जी। तो ये बहुत ज़्यादा एक शर्मनाक वाक़या सिद्धू साहब को है बैन जी। कर दिया पूरे बिल्कुल मीडिया पे। बिल्कुल, ये कर दिया सिद्धू साहब को, कपिल शर्मा के हाँ ऊपर जी बिल्कुल। जो एलिगेशंस लगे हैं। सो कोई भी देखें जो भी ह्यूमैनिटी फ़र्स्ट की बात करता है बिल्कुल। ना, एट द एंड ऑफ द डे वो पाकिस्तान ने हमेशा आवाज़ उठाई है। आप यहाँ पाकिस्तान में देखें हिंदू सिंधी कम्युनिटी किस तरह फ्लरिश और थ्राइव कर रही है। ऐसे ही है। सिंध में देख लें, आई थिंक। अच्छा, ये बड़ा एक फैक्टर होता है अगर हम बात करें सूफियाना जो आपकी अगर लेगेसी हो ना, कि बिल्कुल। आपके पास सूफी श्राइन्स हो, तो उससे थोड़ा सा इंटरफेथ हार्मनी पे इम्पैक्ट आता है। ऐसे ही है। लेकिन इंडिया ने तो वहाँ उन सूफी श्राइन्स को भी, उनकी भी जो एक अच्छी रोल था इन हाँ। पीस बिल्डिंग, इन प्रमोशन ऑफ इंटरफेथ हार्मनी, उसको भी डिमीन कर दिया है। ऐसे ही है। सो आई थिंक कि इसके ऊपर भी पूरी दुनिया के आगे एक एक्सपोज कर दिया है कि कितना ज़्यादा हमारे पास एक हेटफुल कंटेंट। और बिल्कुल मुझे आई थिंक कि ये भी है कि इंडियन जितना भी डायस्पोरा है पूरी दुनिया में, अ, यहाँ सिविल सोसाइटी है, वो ख़ासकर नौजवान बिल्कुल। नौजवान नस्ल जो है, जो जो वोट कर सकती है, बिल्कुल। उसको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि अगली दफ़ा जब वो वोट करें तो आप एक न्यूक्लियर स्टेट हैं, किसी भी साइकोटिक वॉर क्रिमिनल के हाथ में बिल्कुल आपने अगर मुल्क की रेंज दे दी हैं, बिल्कुल। बिल्कुल। तो फिर इट्स नॉट अ क्वेश्चन कि हाँ। उसकी कैपेबिलिटी कितनी थी, क्वेश्चन आपकी इंटेलिजेंस पे। आपके ऐसे ही ऐसे ही। सो एट द एंड ऑफ द डे हमने तो जी पूरी दुनिया में हमेशा हमेशा पीस को प्रमोट किया है। जो भी वहाँ केस हुआ, या वो रेड सी के अंदर यमन और हुतीज़ वाला मामला हो, या वो कश्मीर का मसला हो, या वो ग़ज़ा का मसला हो, पाकिस्तान ने एट द एंड ऑफ द डे हमेशा पीस की बात की है। वॉर ऑन टेरर के ऊपर भी
हमने सबसे ज़्यादा सफ़र किया, लेकिन पूरी दुनिया में हमने नाम बनाया है कि हमने सबसे ज़्यादा इसमें कैपेबिलिटीज़ भी हैं। और आप देखें ह्यूमैनिटेरियन एड, यूएन पीस कीपिंग मिशंस के अंदर बार बार पाकिस्तान के सोल्जर्स बिल्कुल, को, हमारे पीस कीपिंग ऑप्स को सराहाया जाता है। बिल्कुल, आप देखें पूरी दुनिया में जब सैंडहर्स्ट है, मिलिट्री अकेडमीज़ है, रॉयल मिलिट्री अकेडमी यूके के अंदर है, ऐसे ही सारे मिलिट्री अवार्ड्स, डिप्लोमेसी के अवार्ड्स। आप देखें यूएन पे एक डेलीगेशन गया था जो बिलावल भुट्टो साहब ने लीड किया था, शेरी रहमान थी, हिरा नबानी घर थी। एक ये आप क्लास ऑफ डिप्लोमेट्स देखें, और फिर दूसरी तरफ आप जयशंकर देखें, ऐसे और ही जो उन्होंने वहाँ जाके बिठा दिए थे हाँ, इररिस्पॉन्सिबल लूज स्टेटमेंट्स। सो मोदी ने एक एज अ लूज कैनन बात की बिल्कुल, थी कि जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। देखिए थ्रेट्स इशू करना, अगर आप कोई भी किस्म का थ्रेट इशू करेंगे तो आर्टिकल 51 यूएन चार्टर का ये कहता है कि किसी भी मुल्क को ये हक है कि वो उस पर रिटेलिएट करे। ऐसे ही है, ऐसे और अब तो आई थिंक पाकिस्तान ने विद द स्ट्रेटेजिक डिफेंस डील विद सऊदी अरेबिया, जिसमें ईरान भी शामिल होने की उसने एक, हम देख रहे हैं कि एक तरह से एक सेटिंग ऑफ द स्टेज हो रही है। बिल्कुल, सो अब तो पूरा पूरा आप हम एक ब्लॉक स्ट्रेंथन कर रहे हैं। सो आई थिंक इंडिया शुड बी वेरी केयरफुल। अच्छा मैडम, हमारे प्रोग्राम का चूंकि वक्त भी ख़त्म हो रहा है, लेकिन आपकी बातें बड़ी ज़बरदस्त हैं कि इससे हम बहुत कुछ सीख रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह आइंदा फिर किसी प्रोग्राम में आपके साथ इसी तरह डेफिनेटली। बैठेंगे। तो आपसे एक आखिरी क्वेश्चन है जो अभी मेरे जहन में आया है कि हमारे हमसाया मुल्क अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत ने जिस तरह इंटरनेट सर्विस को बंद कर दिया है, और उसकी वजह से काबुल एयरपोर्ट भी मुकम्मल तौर पे बंद है, वहाँ पे क्या होने जा रहा है मैडम, इसकी बारे में कुछ बताइए। देखें डेफिनेटली ये जो उन्होंने एक ब्लॉकेट की है, हम्म, अ, ये डेफिनेटली एक लम्हा फ़िक्र है जी, पूरी दुनिया के लिए। हाँ, अ, एक जगह तो तालिबान कहते हैं कि जी हम रिलेशनशिप्स नॉर्मलाइज करना हम्म, चाहते हैं, हम दोबारा हम एज अ प्रॉपर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। जी, उसके साथ साथ फिर उनका पुलिस चीफ, जो एक्स पुलिस चीफ है, उसने अपनी किताब में ये भी लिख दिया कि पाकिस्तान के, मैं टीटीपी के साथ भी मेरे ताल्लुक़ हैं, मुंज़िल बिल्कुल, पश्तीन के साथ भी हम रेगुलर कॉन्वर्सेशंस करते हैं। इस तरह की जो जो ट्रस्ट बिल्डिंग एक्सरसाइजेज होनी चाहिए ना, उनके हाँ, हवाले से नहीं होती। फिर आपको पता है कि इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के तहत भी आपने बड़ी ज़्यादा जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को आपने अलर्ट कर दिया है, हम्म, क्योंकि आपने औरतों की एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा बिल्कुल, स्ट्रिक्ट एक्शंस बहुत लिए हैं। उसके अलावा आपने इंटरनेट की ब्लॉकेड्स किए हैं, मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश, आई थिंक। और अब इसीलिए वो जो वापस आई थिंक आस्किंग फॉर ट्रबल वाली चीज़ है ना जी, हम्म, कि बगराम एयरबेस के अंदर जो इंटरेस्ट डेवलप हो बिल्कुल, गया है वापस से ट्रंप का, हम्म, आई थिंक बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पाकिस्तान की भी आई थिंक एक वो जो पाकिस्तान की तरफ इतनी फोकस कर रहे हैं, वो हाँ, इसीलिए है कि शायद बगराम एयरबेस के अंदर यूएस के लिए वापस इतने सतह पे फोर्सेस भेजना या इतनी ज़्यादा इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट करना इन टर्म्स ऑफ आर्म्स और ये सारी चीज़ें बहुत मुश्किल होगा। तो कहीं ना कहीं वो शायद एक स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी पाकिस्तान की वो देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द पीस बिल्डिंग। बिल्कुल, और मैं ये ज़रूर कहूँगी कि देखें, इस तरह की इंटरनेट ब्लॉकेड्स की वजह से अगर आप ये कर रहे हैं, तो डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए भी एक स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी कंसर्न्स रेज होती हैं। क्योंकि हमने इस चीज़ को भी देखा है कि एट द एंड ऑफ द डे जो टीटीपी की इन्वॉल्वमेंट थी, अब जी, बार बार एक जगह तो हम कहते हैं कि हमने टाइज नॉर्मलाइज करने हैं पाकिस्तान के साथ, पीस इन अफगानिस्तान मीन्स पीस इन पाकिस्तान। लेकिन अगर इस तरह के वाक़े होंगे और फिर कोई ऑपरेशंस होते हैं वहाँ पे, फिर हमारे लिए जी सिर्फ सिक्योरिटी कंसर्न नहीं, हमारे पास एक और जी बड़ा एक जो चैलेंज आ सकता है ना, वो ये आ सकता है कि रेफ्यूजीज़ की हाँ, माइग्रेशन, फिर वो बिल्कुल, हमारे लिए इंटरनली बहुत बड़ा एक बहुत प्रॉब्लम बड़ा होगा, चैलेंज हमने देखा है बिल्कुल, इन द पास्ट। सो जी, हमारे एंड से आई थिंक कि जितना ज़्यादा अफ़गानिस्तान पीसफुल रहेगा, हाँ, जी हम जी सच बात तो ये ना कि वी कैन ओनली अफोर्ड वन एनिमी एट आवर बॉर्डर्स, ऐसे जो ही कि है, हमारे पास एक मौजूद है। हम्म, तो हम जितना ज़्यादा इस चीज़ को बीच में आके मीडिएट कर सकें बिटवीन द गवर्नमेंट, हम्म, वो आई थिंक हमें करना चाहिए, इस पे जी, कोशिश करनी चाहिए। एंड अफगानिस्तान इज़ अ वेरी क्रूशल स्ट्रेटेजिक डिसीजन दैट वी नीड टू मेक। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की गेस्ट अंदा साकिब साहबा। इनसे हमने बहुत कुछ सीखा इंटरनेशनल उमूर के हवाले से। तो हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। हम आइंदा अपनी पॉडकास्ट में किसी नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हमें तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अंजा साकिब है। मैं एक सिक्योरिटी और डिफेंस एनालिस्ट हूँ पाकिस्तान की तरफ से, और इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में भी गहरी नज़र रखती हूँ।
आपने जैसे सुना, मैंने अपने पॉडकास्ट में भी ये चीज़ मेंशन की कि सोशल मीडिया का एक बहुत किरदार है आजकल के हाइब्रिड वॉरफेयर के अंदर, और हमारे मुल्क की तरफ से एक रिस्पॉन्सिबल बयानिया प्रेजेंट करने के लिए। तो आई थिंक इसमें बड़ा रोल है सोशल मीडिया का। तो मैं आप सबको ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप अपना किरदार निभाएं इसमें, और साहिबज़ादा अली पॉडकास्ट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।